नमस्कार, आप देख रहे हैं अग्निपथ। मैं हूं आपके साथ श्री शुक्ला। यूपी में तराई बेल्ट की पिछले कुछ महीनों में सियासत में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली लखीमपुर जिले की गोला गोकरण नाथ सीट पर अब उपचुनाव खत्म हो गया है। 6 नवंबर को सबका परिणाम आने वाला है। लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल के लिहाज से बात करें तो वो सबसे बड़ा ज़िला तो है ही, लेकिन किसानों के हत्याकांड, किसानों की समस्याओं के कारण पिछले कुछ महीनों से वो चर्चा में भी रहा है। खास बात ये भी है कि किसान फैक्टर के दबदबे के बावजूद विधानसभा की सारी सीटें यानी 8 सीटें बीजेपी जीतने में 2022 में कामयाब रही थी। गोला गोकरण नाथ सीट से बीजेपी विधायक रहे अरविंद गिरी के निधन के बाद उनकी ये सीट खाली हो गई थी। बीजेपी ने उनके बेटे अमन गिरी को अपना प्रत्याशी बनाया। तो वहीं समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी मैदान में थे। ये बात ठीक है कि एक सीट के परिणाम से यूपी की सियासत में कोई बड़ा उलटफेर नहीं होने जा रहा है, पर चुनाव, छोटे छोटे चुनाव और उनके परिणाम कई बड़े संदेश दे जाते हैं। मुलायम सिंह के निधन के बाद ये पहला चुनाव था जो अखिलेश बिना मुलायम सिंह यादव के लड़ रहे थे। मुलायम सिंह के निधन के कारण यहाँ वो उतना प्रचार नहीं कर पाए जितनी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन सोशल मीडिया पर वो हमलावर रहे। अभी यूपी में निकाय चुनाव होना है। रामपुर में भी अगर उपचुनाव होते हैं तो वो भी चुनौती होगी अखिलेश के सामने, और बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि लोकसभा की जो सीट है आजमगढ़ की और रामपुर की, वो सीटें समाजवादी पार्टी गंवा चुकी है। अब थोड़ा आगे की बात करें तो 24 का चुनाव भी है। मुलायम के बिना आजम के संकट में फंस जाने के बाद अब सपा चुनाव में कैसे आगे बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी को अखिलेश कैसे आगे बढ़ाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। परिवार में एकता की बात पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं। अब शिवपाल चाचा की बात करें तो वो अपनी जिम्मेदारियों को क्लियर कट कर देना चाहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी हर चुनाव को साख का सवाल मानकर पूरी ताकत झोंक देती है। सीएम योगी से लेकर मंत्री विधायक सब मैदान में डटे रहे। तो आज हुए उपचुनाव के यूपी की सियासत में कैसे संदेश हैं, उपचुनाव के आगे की कहानी दोनों पार्टियां अब कैसे तय करेंगी, चाचा के बदलते बयान, मुलायम सिंह यादव की गैर मौजूदगी, आफत में आजम के हालातों के बीच अखिलेश कैसे हवा बदल पाएंगे। बीजेपी जो प्रदर्शन विधानसभा में कर चुकी है, उपचुनाव में क्या वो आगे भी कायम रखेगी। बीजेपी के सामने भी अलग तरह की चुनौतियां हैं। बसपा और कांग्रेस भले ही इस उपचुनाव से दूर रही हो, यानी कि मैदान में न आई हो, लेकिन आगे की जंग बड़ी रोचक होने वाली है। इस जंग के लिए कौन कितना तैयार है, गोला के सियासी समीकरण किसके लिए क्या सबक होंगे, आज इसी पर चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ तमाम गेस्ट जुड़े हुए हैं, गेस्ट पैनल हैं जो अपनी अपनी बात रखेंगे। सबसे पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। SM अशरफ साहब हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, और प्रगात शुक्ला जी हैं, वो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा प्रशांत वशिष्ठ प्रवक्ता हैं बीजेपी के, ब्रजेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अमित जमेई साहब प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं जमेई साहब के पास चलूँगा। जमेई साहब, आज उपचुनाव हो गया, अब इंतज़ार करना है 6 तारीख तक का। आपकी पार्टी इन चुनाव को किस तरह से देखती है और कितनी मजबूती से इन चुनाव को लेकर वो मैदान में उतरी थी? इसके अलावा आपको क्या उम्मीद कर पड़ रही है कि इस चुनाव में क्या रिजल्ट आएंगे? श्री जी, बहुत शुक्रिया मुझे चर्चा में आपने भाग लेने का मौका दिया। देखिए, आज ये गोला का जो ये सीट जो खाली हुई, मरहूम गिरी जो बीजेपी के विधायक जी थे, उसके बाद जो है इसका बाई इलेक्शन हुआ और विनय तिवारी जी हमारी पार्टी के जो है वो कैंडिडेट बने। श्रेय जी 2022 में वो विधायक हो गए थे। ये तो भाजपा का समर्थन था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि वो सीट दोबारा भाजपा को चली गई थी। लेकिन इस बार आप देख रहे हैं कि 2022 का जो पूरा चुनाव था, समाजवादी पार्टी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी ताकत बन के उसका वोट शेयर, और माननीय अखिलेश यादव जी की जो एक करिस्मेटिक, जो उनका पूरा संघर्ष है, जो उनका फेस है, उनसे बड़ा युवाओं की ताकत पूरे देश में किसी पार्टी के पास नहीं है। अभी एक बाई इलेक्शन में हमने उनको कैंडिडेट बनाया। अब बीजेपी की आप समस्या देखिए कि जिस दिन हमने कैंडिडेट बनाया, एक विनय तिवारी जी को उसी दिन इनको गुंडा
एक्ट लगा के, गैंगस्टर लगा के उनको जो है बीजेपी ने परेशान करने का काम शुरू किया। पूरा प्रशासन, जो यादव अफसर थे पुलिस के, दलित अफसर थे पुलिस के, मुसलमान अफसर थे पुलिस के, उन सब लोगों को उस पूरी विधानसभा से बाहर उठा के फेंक दिया गया। ये ऐसा कभी होता नहीं था। ये एक नई प्रणाली भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है। तो ये सब दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि जो आपने लखीमपुर का जिक्र किया, पूरे उत्तर प्रदेश में अभी भी, चाहे देश के प्रधानमंत्री जी हो, मोदी जी हो, मुख्यमंत्री योगी जी, जो एमएसपी का इनसे वादा करके पूरा आंदोलन को खत्म करवाया गया था, इन्होंने किसानों के साथ धोखाधड़ी किया। अब उस बेल्ट में जो किसान है वो कुर्मी समाज का लोग है, एक जो बड़ा वहां का वोट शेयर है। तो हम आपको बता रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि इन सारी रुकावटों के बावजूद समाजवादी पार्टी भारी मतों से इस सीट को जीतने जा रही है। और रही बात आगे की लड़ाई, माननीय अखिलेश यादव जी पूरा सूबा नेताजी के जाने के बाद एक बहुत बड़े दुख से और गम से बाहर अभी आ रहा है। नेताजी का सपना था कि सांप्रदायिक शक्तियों को चकनाचूर करना और समाजवादी पार्टी को पूरे देश में फैलाना। इस उद्देश्य से माननीय अखिलेश यादव जी इस लोकतंत्र के लिए, अजीम मुल्क के लिए हम लोग निकलेंगे। और 2024 में इसका जो पूरा झलकी है, श्रेय जी, आपको बहुत जल्दी समाजवादी पार्टी एक नए रूप में, नई ताकत के साथ आपको दिखने वाली है। अमित जी, लेकिन जिस एग्रेशन के साथ चुनाव में उतरना था वो एग्रेशन नहीं दिखा। मतलब जिस तरह की रैलियां होनी थी, जिस तरह से नेताओं के दौरे होने थे, वो नहीं दिखा। श्री भाई, हम इस सीट को लेकर बहुत निश्चिंत हैं। आपको पता है कि इससे पहले भी 2019 लोकसभा के बाद 2 बाय इलेक्शन हुए थे। एक तो गोरखपुर का मठ का चुनाव और एक डिप्टी सीएम साहब का जो सीट था। दोनों सीटों सपा ने बगैर अखिलेश यादव जी के जाए हुए जीती थी। लोगों की शिकायत यही कि माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव में नहीं आए। ये चुनाव जनता और सरकार के बीच में है। माननीय अखिलेश यादव जी, हम सब लोग 24 की पूरी ताकत से, जिस तरह से 22 की तैयारी हुई थी, श्री भाई मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि आपको वो पूरा आक्रोश, वो पूरी ताकत आपको कुछ दिनों में 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से समाजवादी लोगों की जो तैयारी है वो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। प्रशांत जी का मैं रुख करूंगा। प्रशांत जी, आपका स्वागत है। प्रशांत जी, ये बताइए कि जिस तरह से आज चुनाव हुआ, मतदान हुआ, लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या उम्मीद करते हैं, क्या 6 नवंबर को जब बैलेट खुलेंगे तो उसके बाद क्या परिणाम आएगा, और बीजेपी किन मुद्दों को वहां पर लेकर चुनाव लड़ी थी? क्योंकि अरविंद गिरी जी के निधन के बाद वो सीट खाली हुई और उसके बाद एक इमोशनल फैक्टर भी आप लोगों के साथ जुड़ा था। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो गांव, गरीब और किसान की सरकार है। और तमाम जो आम आदमी है, जो भी सभी कैटेगरीज के लोग भाजपा की सरकार को लाइक कर रहे हैं। मुलायम सिंह, ये जो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव जी हैं, जिनके बारे में भी काफी लंबी लंबी ये बातें कर रहे थे। देखिए, वो भी ऐसी फ्रस्ट्रेशन भरी बातें करते हैं। अभी जमई साहब भी वही फ्रस्ट्रेशन भरी बातें कर रहे थे कि गुंडा एक्ट लगा दिया, यादव पुलिस अफसर को हटा दिया, जबकि वो छुट्टी पर चले गए थे। तो मुझे तो इनकी बातों से समझ में आ रहा है कि ये बधाई दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, जीत की बधाई। अखिलेश जी नहीं गए, ये सब मतलब बहाने हैं जो कवर अप किया जा रहा है। अगली अब जीत के बाद किस प्रकार से क्या बात कही जाएगी, उसको कहने का प्रयास अभी से कर रहे हैं ये। देखिए, थाली में परोसी हुई सत्ता केवल विनाश ला सकती है। अखिलेश यादव जी की सत्ता जो रही वो ये प्रूव कर चुकी है। जनता का हाहाकार, जो जनता के 2012 से 17 में जो जनता ने भुगता है, उसका सबक जनता ने सिखाया है इन लोगों को। लगातार निरंतर सिखा रही है। अखिलेश यादव जी तो कह रहे थे हम बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बना रहे हैं 2022 में, कहां बना पाए? क्योंकि जनता को सरकार बनानी है। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो किया, इसलिए हम तो ये सीट भी जीत कर आएंगे बहुत अच्छे मतों से। लेकिन उनका कहना है कि आप लोगों ने, आपकी सरकार है और आपने मशीनरी का दुरुपयोग किया है, वहां पर जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग किया है। देखिए, ये अभी मैं कह रहा हूं, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती रहे तो उससे क्या फर्क पड़ता है? तो भाई कुछ ना कुछ तो कहा जाएगा ना। ऐसे नहीं कहेंगे तो फिर कैसे? मतलब हार तो होनी है पूरी तरह। अब उस हार को कवर कर किस प्रकार से किया जाएगा? उस हार को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ बोलना है, तो वो बोल रहे हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि हम 2024 में पूरी तैयारी के साथ उतरेंगे, लेकिन हम
सरकारी मशीनरी का जिस तरह से दुरुपयोग किया गया, तो वो इशारा कर रहे हैं कि अगर इन केस कहीं हार होती है तो उसका ठीकरा आपकी सरकार पे फोड़ा जाएगा। लेकिन वो 24 की भी बात कर रहे हैं साथ ही साथ कि वो 24 में मजबूती के साथ उतरेंगे और आपको कड़ी टक्कर देंगे। और फिर 2024 में उतरेंगे, कड़ी टक्कर देंगे, फिर हार का ठीकरा किस पर फोड़ेंगे वो भी तो अभी तय कर लेना, क्योंकि हार तो होनी है। नहीं, तो वो तो चुनाव आयोग को तो अखिलेश यादव पहले ही कह चुके हैं, जिसमें एक नोटिस जारी हुआ है। उन्होंने कहा है कि 20-20 हजार वोट काट दिए गए थे मुस्लिम और यादवों के, तो वो तो उसका 10 नवंबर को उनको जवाब देना है। वो तो पहले भी कह चुके हैं। कहने में कुछ जाता नहीं है श्रेय जी, वो अपने मुंह से कुछ भी बोल दो भाई, रबड़ की जबान है, कैसे भी हिला दो। जो वोट जनता का लेने के लिए जनता के हृदय में बसना पड़ता है, जनता के लिए दिन रात काम करना पड़ता है, जो इनकी सरकारों ने नहीं किया। इसलिए जनता ने इन्हें उठाकर बाहर फेंक दिया। अब इसमें बुरा माने या कुछ भी कहते रहे, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है। जनता अपना निर्णय सुना रही है। जनता बारंबार भारतीय जनता पार्टी को जिताकर बता रही है कि भाजपा सही राह पर है, सही काम कर रही है। जी, अमित जमे जी के पास में जाऊंगा। अमित जी, एक बात तो सत्य है कि चाहे वो 14 का चुनाव हो, 17 हो, 19 हो और 22 हो, उसमें जनता ने जो मैंडेट दिया वो आपके खिलाफ मैंडेट दिया। तो ये जो इतने सारे चुनाव में जो मैंडेट मिला है जनता का, तो उस कहीं ना कहीं नाराजगी तो रही होगी, या आपकी जो नीतियां हैं वो पहुंच नहीं पाई होंगी वहां तक। तो उसको ओवरकम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप 2024 में जनता को क्या समझाएंगे, कैसे बताएंगे कि अब की बार हम ये मुद्दे लेके आ रहे हैं और ये मुद्दे बीजेपी ने जो अपने काम किए हैं या जो भी काम उपलब्धियां गिनाती हैं वो गलत हैं, और हम जो मुद्दे लेके आ रहे हैं वो ठीक मुद्दे हैं? श्री भाई, अगर आप लोहिया जी से ऑनवर्ड्स अगर पूरे समाजवादियों का इतिहास देख लें, समाजवादियों ने कभी राजनीतिक सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, लालच के लिए कभी जिंदगी में काम नहीं किया। समाजवादियों ने हमेशा समाजवादी देश बनाने के लिए, ये देश एक लोकतांत्रिक देश बना रहे, ये देश संविधान के दायरे के अंदर चले, ये देश कानून के बुनियाद पर काम करे, इस देश में एकता हो, शांति हो, विकास हो और सामाजिक न्याय हो। इन सारे मूल्यों के खिलाफ बीजेपी आरएसएस ने इस देश को तबाह कर दिया। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, देश के पूंजीपतियों का साथ, इनके साथ मिलकर इस देश की दौलत को लूट कर दूसरा काम हमको कोई बता दे। हमारे प्रशांत भाई बैठे हैं, ये एक बात बता दे कि इस देश के, चलिए आपने जनता से झूठ बोला, इस देश का किसान जो गांव को खिलाता है, जो राजा को भी खिलाता है, जो शहंशाह को भी खिला रहा है, आखिर उस किसान से जो तीनों बिल के जो वादे किए गए थे कि विड्रॉ करने के बाद आपको हम बुला के बिठा के कमेटी बनाएंगे और इस देश में हम किसानों को नई जिंदगी देके एमएसपी देने का काम करेंगे। किसान तो अन्नदाता है ना, उसको हम भगवान कहते हैं। तो भगवान की हालत यह है कि इस देश के अंदर भूखमरी में भारत टॉप कर रहा है। इस देश के अंदर 52% श्रेय भाई जो हमारी महिलाएं हैं वो कुपोषित हैं, मां बन नहीं है तो एनेमिक हैं। वो पीडीएस सिस्टम इन्होंने बिठा दिया। अभी चुनाव आ जाएगा तो 2-2 पीडीएस सिस्टम से राशन देना शुरू कर देंगे। चुनाव खत्म, राशन खत्म। जितनी नौकरियां उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की रिजीम में आई, शिक्षकों की नौकरियां, हर शिक्षक नौकरी का पर्चा लीक। 17 के बाद कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया। कोई भी हो, मैं तो कह रहा हूं कि आप अपने बीजेपी आप समर्थक लोगों को ही दे दो नौकरियां, लेकिन आप नौकरी देने में फेल रहे। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करो, उत्तर प्रदेश मोस्ट डिस्टर्ब कम्युनल एंगल से पूरे देश में बैठा हुआ है कि जहां पे अशांति है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन इतना खराब है, कोई हमारे सूबे में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है। वो सभी काम जो माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में लगे हुए थे, उसी पे आप फीते पे फीता काट रहे हो। एक प्रशांत जी, श्रेय जी, मैं कह रहा हूं, प्रशांत जी एक नई फैक्ट्री का नाम बता दे कि जो योगी सरकार लाई हो इन्वेस्टमेंट के जरिए, जिन्होंने इसका फीता काटा हो। हम कह रहे हैं सरकार आपकी है, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम मत की इज्जत करते हैं कि जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन मौका पाने के बाद आपने क्या किया उस जनता के साथ? चलिए जवाब ले लेते हैं। प्रशांत जी, एक लंबी फहरिस्त है आप लोगों के खिलाफ कि आपने कुछ नहीं किया, कोई भी उद्योग नहीं लगाया, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, कम्युनल डिस्टर्बेंस है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला है और औरतें एनेमिक हैं, आपने सुना भी होगा। तो ये बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त आपके सामने
प्रस्तुत कर दी गई है। तो क्या कहेंगे ये जो आरोप लगाए गए हैं? मैं ये कहूंगा कि मुंसिफ जो है वो बेईमान है। जो फैसला सुना रहे हैं, जो आरोप लगा रहे हैं, वो बेईमानी से आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जो इन्होंने किसान की बात सबसे पहले कर लेते हैं। किसान का 2007 से लेकर 2017 तक 10 वर्ष में सपा बसपा का शासन रहा। इस शासन में 95,000 करोड़ का कुल भुगतान दोनों सरकारें मिलकर कर पाई। जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया, आप भी जानते होंगे इस बात को श्रेय जी। 2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान किया, जिसका अपने आप में एक रिकॉर्ड दर्ज हो गया। आज तक कोई सरकार 5 वर्ष में इतना बड़ा भुगतान किसानों के लिए नहीं कर पाई। तो किसान भी समझते हैं, किसान अन्नदाता हैं, समझते हैं कि किस सरकार ने हृदय में उनको रखकर काम किया है और किस सरकार ने केवल बातें की। दूसरी बात, खरीद की बात करते हैं। एमएसपी पर खरीद की बात करता हूं। 2017 से लेकर 2022 तक 123 लाख मीट्रिक टन की खरीद हुई समाजवादी पार्टी की सरकार में। हमारी सरकार में लगभग 250 लाख मीट्रिक टन की हमने खरीद की, तो इनसे डबल से भी ज्यादा खरीद की। तो किसानों के लिए काम हमारी सरकार ने किया या इनकी सरकार ने किया? इनकी सरकार में 2 लाख करोड़ का बजट होता था उत्तर प्रदेश का, हमारी सरकार इसको 6 लाख करोड़ तक लेकर आ गई है। तो काम कौन कर रहा है? ये जनता को साफ दिखाई दे रहा है। बातें बनाने से कुछ होने वाला नहीं है। जो जीडीपी 10,91,000 करोड़ की देकर गए थे अखिलेश जी, आज उस उत्तर प्रदेश की जीडीपी 23 लाख करोड़ है। 23 लाख करोड़, दोगुने से अधिक। प्रति व्यक्ति आय 47,116 की जगह 95,000 हो चुकी है, डबल हो चुकी है। तो ये सब चीजें देखिए, जनता सब जानती है, जनता से कुछ छिपा नहीं है इनके मुंह पर। इसीलिए जनता बार बार काली पोतती है। झूठ कौन बोल रहा है जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। ये टीवी पर अपना पक्ष रखते हैं, रखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जमाई साहब कुछ 10 सेकंड। जी हाँ, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? 10 सेकंड। बीजेपी आरएसएस ने 14 में 19 में देश के लोगों को बोला 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। प्रधानमंत्री जी ने बोले थे। निर्मला सीतारमण साहिबा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, भारत की संसद में बोली हैं, श्रेय जी आपको भी याद होगा और शायद इनको भी आंकड़े तो याद होंगे कम से कम, कि हम 50 लाख रोजगार ही दे पाए। I would like to intervene here. सवाल यह है कि फर्जी बातें आपने जनता से आपने झूठ क्यों बोला? 2 करोड़ नौकरी, या तो फाइनेंस मिनिस्टर झूठी हैं या हमारे देश के वजीर आजम साहब झूठे हैं। आप ही तय कर लीजिए। और ये आंकड़े नीति जी मैं आपके पास आऊंगा। प्लानिंग कमीशन के आंकड़े बदल के देश के पेट में रोजी रोटी नहीं जाएगा। ये फाइलों में जो गुलाबी मौसम दिखा रहे हैं ना, इससे बुधुआ और खदेरन के घर में जो है ना लालटेन नहीं जल पाएगी। चलिए जवाब ले लेते हैं, प्रशांत जी से जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, ऐसा है श्रेय जी, देखिए जमई साहब जो है ना, वो सावर के अंधे लगते हैं। पहले अपने गिरेबान में झांके। अब ये समाजवादी कह रहे थे, जो बुआ, चाचा, भाई, बहन, सरकार है, रिश्तेदार, सब लोगों को एमएलए एमपी बना दिया। तमाम जितना ज्यादा परिवारवाद इस पार्टी ने किया। समाजवादी कैसे हो गए? समाजवादी की परिभाषा जानते हैं जमाई साहब? समाजवादी का परिभाषा होता है जो समाज की चिंता करे, अपनी चिंता ना करे। पूरे परिवार की चिंता करने वाली अखिलेश यादव की सरकार रही है और अखिलेश यादव स्वयं भी ऐसे ही रहे हैं। 3,000 साल से, अरे सुनिए, 3,000 साल से आदिवासी, दलित, पिछड़े, यादव, अरे सत्ता शासन में नहीं। चलिए पहले अमीर जी बात पूरी कर लेनी थी, उसके बाद मैं आपके पास फिर आऊंगा। अभी और भी गेस्ट हैं, उनसे भी मुझे बात करनी है। जी लेट मी स्पीक। इन्होंने रोजगार की बात करी। इन्होंने कहा कि 2 करोड़ नौकरियों की बात कही थी, 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरी की बात नहीं कही थी। आपकी सरकार जब 2012 से 17 तक थी, तो आप 2,05,000 रोजगार दे पाए, केवल 2,05,000। जो हमने सरकारी रोजगार भी आपसे 4 गुने 8 लाख रोजगार दिए। नंबर 1। नंबर 2, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के हमने लॉन्च की स्कीम, उसमें 50 लाख एमएसएमईज को हमने खड़ा किया है 2,13,000 करोड़ का कर्ज देके, जिसमें हमने लगभग 1 करोड़ 85 लाख रोजगार सृजित किए हैं। और कुल मिलाकर आप जोड़ लेंगे तो लगभग 2 करोड़ रोजगार हम दे चुके हैं 5 वर्ष में। बिल्कुल। मैं बात करने से बात नहीं बनेगी, आपको चीजों को समझना पड़ेगा। जनता समझ रही है, आप बहकाते रहिए, इसी प्रकार से बाहर करती जाएगी धक्का दे के। जी मैं रुक करूंगा ब्रजेश जी का। ब्रजेश जी ये बताइए कि उपचुनाव होते हैं, उपचुनाव से कोई आपको लगता है कि मैसेज जाता हो, पब्लिक के बीच में कुछ मैसेज जाता हो? क्योंकि नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, उसके बाद 2024 के चुनाव होने जा रहे हैं, तो
उससे कोई मैसेज आपको निकलता दिखता है कि जो पार्टी जीतेगी वो उसका कुछ फायदा उठाएगी या एक मैसेज देने की कोशिश करेगी कि देखिए जनता ने तो इनको नकार दिया? श्रेय जी, मेरी भी धारणा हुआ करती थी कि इससे बड़ा मैसेज आता है उपचुनाव, इसीलिए लोग राजनीतिक दल एक युद्ध जैसा माहौल पैदा करके लड़ते हैं और जीतते हैं। लेकिन धीरे धीरे मेरी धारणा बदली कि उपचुनाव बहुत ज़्यादा असर नहीं डालते राजनीति पे, क्योंकि इसके कई उदाहरण मेरे पास हैं। अब अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, कि जिस समय गोरखपुर, फूलपुर और कैराना को उपचुनाव हुआ था, उसके बाद एक विधानसभा उपचुनाव था नूरपुर का, तो उसमें बिल्कुल सफाया हुआ था बीजेपी का, और हार भी छोटी मोटी हार नहीं थी। और समाजवादी पार्टी अपने अकेले दम पर, बीएसपी ने उसको अंदरूनी समर्थन दिया था, सब कुछ था, लेकिन अकेले उसमें जमकर वो तीनों सीटें जीती थी और नूरपुर विधानसभा सीट भी जीती थी। इसके बाद एक माहौल बना था देश में कि साहब ये जा रहे हैं, इनकी विदाई हो रही उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सफाया जैसी स्थिति है, सफाया हो जाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री भी नहीं बदला, बाकायदे उससे लड़े। और मैं आपको एक जानकारी दूं कि यहाँ पर लोग गए थे कि साहब पहले जब गठबंधन नहीं था, अमित शाह उस बैठक में थे और उन्होंने कहा साहब गठबंधन नहीं था तब तो तीनों सीटें जीत ली थी, विधानसभा सीट जीत ली थी, अब गठबंधन हो गया है, मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती। तो उन्होंने कहा ऐसा है कि देखो जो काम दिया गया वो करो जाके, हम इस गठबंधन से कैसे निपटना मैं जानता हूँ। और उसके बाद आप देखिए कि इतने बड़े गठबंधन को बुरी तरह हरा दिया, और जबकि एक माहौल ऐसा लग रहा था कि तो मैं इसके वो में नहीं हूँ कि साहब ये जो उपचुनाव के जो परिणाम होते हैं ये बहुत कोई व्यापक प्रभाव डालते हों, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, चाहे कोई रही हो। अब आप याद करिए, लेकिन विजय जी मुझे लगता है कि सरकार की साख का भी कई सवाल रहता है कि सरकार की साख लगी रहती है। एक उपचुनाव है, चलिए विपक्ष तो विपक्ष में ही बैठा हुआ है, लेकिन बस एक शब्द आपका ये है कि जो साख है, ये साख ही इस युद्ध का कारण बनता है। यदि हार गए तो फिर साख जो है चली जाती है, सरकार की साख में कमी आती, चली तो नहीं जाती, कमी आती है कि साहब एक कहने को होता है कि साहब इनका तो पतन शुरू हो गया है, विपक्ष एक हथियार पाता है और वो कहता है कि साहब अब इस सरकार का जाना निश्चित हो गया है, आपने चुनाव परिणाम देख लिए हैं, तो इस तरह अपनी अपनी बात कहते हैं। लेकिन इसका अब देखिए, जब मैं इस चुनाव में आता हूँ जो गोला का चुनाव है, ये एक अजीबोगरीब चुनाव है। उनकी मृत्यु के कारण हुआ है, गिरी जी, अरविंद गिरी के, उनका बेटा चुनाव लड़ रहा है। लेकिन इस चुनाव के आप देखिए, मुझे ताजुब होता है कि उसी जिले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं अजय मिश्रा टेनी। आप यकीन नहीं मानेंगे कि वो उस प्रचार करने नहीं आए। अब प्रचार ही नहीं करने आए। यदि बीजेपी के अंदरूनी स्थिति को देखा जाए तो उन्होंने बाकायदा अंदरूनी विरोध किया वहां पर, और वो नहीं माने, वो नहीं आए। तो आपको लगता है इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? जो घटनाएं हुई, आपको लगता है इसका फायदा समाजवादी पार्टी को मिल सकता है? हाँ, उससे नहीं, फायदा क्या, लड़ाई तो हुई है वहां पर। लड़ाई कारण क्या है कि वो एक मैसेज वहां से भेज रहे थे अपने लोगों के, ब्राह्मण का। कारण क्या है कि वो काफी खींचे हुए व्यक्ति हैं अजय मिश्रा टेनी। जब से उनका बेटा पकड़ा गया है और बार बार जेल चला जाता है, वो तो अपने को बेताज बादशाह समझे हुए थे। तो अब उन्हें लगता है कि साहब क्या किया जाए। ये सरकार ने उन पर कोई रहम नहीं की, उल्टा उनको बेटा जेल में है और फिर अभी उसके निकलने के चांसेस नहीं हैं। तो वो एक स्वाभिमान का, जब एक है ना, सूर्य किशोर कृपाते सब्बल हारे को हरिनाम, ये राजनीतिज्ञों के लिए हारे को हरिनाम जातिवाद होता है कि साहब ये अस्तित्व संकट में चल पड़ा है। जाति का अस्तित्व बड़ी जल्दी संकट में चला जाता है यहाँ पर राजनीति में। तो ये है, इस तरह की बातें की गई। और
ये एक बीजेपी के लिए काफी चिंता की बात है, क्योंकि आने वाले 2024 के लिए इस तरह लोग आए सामने तो पार्टी में काफी खींचतान होगी और ये भी एक खतरे की घंटी है। जी, मैं अशरफ जी के पास जाता हूँ। अशरफ जी, ये बताइए कि जिस तरह से चुनाव हुआ और सिर्फ बीजेपी और समाजवादी पार्टी लड़ी, इस प्रदेश में दो पार्टियां और भी हैं, कांग्रेस मुख्यतः और बसपा, वो कहीं दिखी ही नहीं, वो चुनाव ही नहीं लड़ी, ना उसने कोई इंटरेस्ट दिखाया। तो ये जो उपचुनाव से अपने को बैक करने की रणनीति है वो कितनी ठीक है, या फिर देखा जाए कि ये जो फाइट होगी 2024 की या नगर निगम की भी, वो दो ही पार्टियों के बीच में होगी? असल में क्या था कि 2022 के चुनाव से अभी भी पार्टियां जो है अपने आप को उबार नहीं पाई हैं, जिसमें से खुद एक समाजवादी भी, लेकिन चूंकि एक मेन अपोजिशन पार्टी है उस नाते उसको चुनाव में रहना है और मजबूती के साथ रहना। लेकिन जो मजबूती पे आप लोग चर्चा कर रहे हैं बार बार कि उतना एग्रेशन जो है समाजवादी पार्टी को नज़र नहीं आया, उस तरह से लोग अपने क्षेत्र में नहीं गए। मैं इस बात से आपके मुत्तफिक हूँ। आप ऐसे ही समझ लें कि 2020-22 के जो आसार थे मार्च के अंदर की हुकूमत बदलने की जो उम्मीद लग रही थी, वो पार्टी चली जाती है 111, 115, 120 के आसपास, और सिर्फ इसलिए कि चूंकि आप उसको इनकैश नहीं करा पाए। इतने मुद्दे अमित जमई ने गिनाए हैं, और गिनाने के बाद अगर इनकैश नहीं करा पाते तो मुद्दे तो हैं, ये जनता के मुद्दे हैं, जनता के सरोकार हैं, लेकिन आप उनको वहां तक लेके जा नहीं पा रहे। इसमें अपना फ्लोर मानिए। आपके एमएलसी का पर्चा आपके होम डिस्ट्रिक्ट में छीन लिया जाता, आप कुछ नहीं कर पाते। तो जब संघर्ष का रास्ता ही आपने छोड़ दिया, नेताजी को आप याद जरूर करते हैं, लेकिन नेताजी के चिन्हों पर चल के सरकार बनी थी। 2012 में इससे कम वोट पाने के बाद नेताजी ने सरकार बना ली थी, आप ज्यादा वोट पाने के बाद सरकार से बाहर आप हो गए। तो अपना फ्लोर जो है उसके एनालिसिस करिए, अपने नेता को भी समझाइए कि जो उनके सराउंडिंग लोग हैं उसमें कम से कम चेंजेस लाए और अच्छे मशवरे को उसको इंप्लीमेंट करें लोगों के पास। क्योंकि इस बार भी आपको मेजॉरिटी आपको वही मिला है जो आपका बेस वोट है, उसके बाद आप इनकैश नहीं करा पाए। मुसलमानों का 90% से ज्यादा वोट आपको मिला। क्या आप समझते हैं उसको मेंटेन रखना आसान है? क्योंकि उनके भी बड़े इश्यूज हैं। अगर उस इश्यूज पर आप खामोशी अख्तियार करेंगे, मेजॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में कुछ इस तरह का डिवीजन भाजपा ने कर दिया है कि अब आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। तो आपकी जो बेस लाइन है उसमें फख्र के साथ आपको आना पड़ेगा। नेताजी आपको बनना पड़ेगा। उनको मुल्ला मुलायम बनने में कोई दिक्कत नहीं आती थी, वो बोलते थे, उसके बाद दूसरी जातियों के नेता खड़ा करके उनका वोट लेके आते थे। वो आपने वो सब छोड़ दिया। ये सब बहुत सी कमियां हैं, इस पर मैं बैठा नहीं हूं आपको राय देने के लिए, लेकिन चूंकि मुझे बुलाया है शेरे भाई ने, इसलिए मेरी जिम्मेदारी मैं अपनी बात कहूं। अब रहा सवाल आप चुनाव फोकस कर रहे हैं यहाँ का, तो इस चुनाव को आप समझ लें 2000 कांग्रेस क्या चुनाव लड़ती, 3 से 4 हजार वोट कांग्रेस को मिलता है, 25,000 वोट वहां मिलता है बसपा को, जबकि यही बीएसपी 2017 के अंदर वहां 51,000 वोट पाती है। कांग्रेस जो है, ये जो तिवारी साहब जो है वो पाते हैं करीब करीब जो है वो 63,000 वोट। ठीक है, ये जो सीट है, इनका जो आनंद गिरी साहब का था मामला, अरविंद गिरी साहब का, इनका मामला ये था कि ये आज के नेता नहीं समाजवादी नेता थे ना, ये बाद में आए और इनको 2012 में टिकट नहीं दिया। तो इनका अपना एक बेस है, मतलब कांग्रेस के टिकट पे गए और 60,000 वोट इनको मिला है। कहने के लिए बसपा वहां रनर जरूर थी, लेकिन बसपा और उनके बीच में सिर्फ 3,000 का डिफरेंस था। तो एक आदमी 5 बार के विधायक रहे, उन्होंने अपनी ताकत दिखलाई, तब बीजेपी बिल्कुल गायब थी। उस चुनाव के अंदर बीजेपी को कुल 9,000 वोट मिले हैं, जिस चुनाव में 60,000 वोट मिला था इनको। 2012 की बात कर रहा हूं मैं। बीजेपी के ईश्वरदीन साहब थे, वो कहीं इनका नामो निशान भी नहीं था। तो ठीक है, बीजेपी ने उनका अपना प्रत्याशी बनाया, 17 लड़े, 22 लड़े, सहानुभूति भी उनके साथ है, वहां पे 5 बार के रहे हैं। मुझे लगता है चूंकि 1-to-1 कॉन्टेस्ट है, बसपा जो नहीं लड़ रही है, अब बसपा का वोट किधर डाइवर्ट होता है ये देखने की बात होगी। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि 50,000 से बसपा 25 पहुंच गई, तो इस बार चूंकि बसपा कंटेस्ट नहीं कर रही, अब क्या उसको दलित जो आपके बाद नेता लेके आप आए पार्टी के अंदर, उसको मोबिलाइज करा पाते हैं? क्या उसको अपने फेवर में आप ले पाते हैं? तमाम नाराजगी के बावजूद अगर आप नहीं बचा पाते, 1-to-1 फाइट करके आप नहीं जीत पाते, तो आप अपनी एनालिसिस करिए। 96, 2002, 2007 तीनों चुनाव वो जीत के गए, 12 आपने टिकट नहीं दिया कांग्रेस से, उन्होंने से मुसीबत की, बड़ी मुश्किल से जो है वो उसमें जो है जीतते हैं वो। उसके बाद जो है तिवारी जी जीतते हैं, 17 हार गए, 22 हार गए, फिर आपने उन्हीं को कैंडिडेट बनाया। हो सकता है इस बार सबसे अच्छा चुनाव लड़े, लाख के आसपास करीब लड़े थे वो, वरना 17 को देखें तो बिल्कुल जस्ट डबल का डिफरेंस है। तो मेरा कहना है कि समाजवादी पार्टी टीवी पे आके आप बयान दे देने से ये सारी बातें जो आप गिना रहे हैं ना, ये सारे मुद्दे हैं, लेकिन सारे मुद्दे वहां तक जाके अपील कराइए। और जिस तरह से आप चाहते हैं राजनीति करना, कम से कम बीजेपी के रहते हो, उस राजनीति को करना इतना आसान नहीं रह गया है। और इसको अगर अभी भी नहीं सीख रहे हैं आप, तो ये सबसे बड़ा फेलोर होगा आपका। मेन अपोजिशन आज आप हैं, लेकिन ये बदलते हुए तस्वीर देर नहीं लगती है कि कब उस मुकाम को कौन दूसरा आके टेक ओवर कर लेता है। जी, आज भी आपके पास, मैं तो ही मांग के चलता हूं, 2 ही बेस कम्युनिटीज, अगर वो आपके बाहर जाती तो आपके पास फिर रास्ता नहीं बचता भागने का कि आप कहां जाएंगे। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है ये कि अगर दो कम्युनिटी हैं, अगर वो बिखर गई तो फिर समाजवादी पार्टी को सोचना पड़ेगा। मैं प्रकाश जी के पास चलता हूं। प्रकाश जी, जो
गोला में जो इक्वेशन थी, जी जो कास्ट इक्वेशन थी, जी जी वो कास्ट इक्वेशन आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी को ज़्यादा फेवर कर रही है या बीजेपी को ज़्यादा फेवर कर रही है? श्रेय जी, यही बड़ा कमाल का बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो आपने पूछा है। जहाँ तक अगर हम ये कास्ट फैक्टर की बात करें, गोला चुनाव का अगर हम थोड़ा सा पीछे विपलट के देखें तो गोला चुनाव जाति आधारित बहुत ज़्यादा है जी। हालांकि गन्ना बेल्ट होने के कारण से गन्ने का भुगतान एक बड़ा मुद्दा रहा है, हमेशा से रहा है, इस बार भी था। लेकिन वही है कि हमारे चूंकि जनता की जो याददाश्त है थोड़ी कमज़ोर होती है, ज़्यादा समय याद नहीं रहता, भूल जाते हैं लोग और अंततः उसी मुद्दे पे आ जाते हैं, वो जाति और इसी पर ही वोट पड़ता है। अभी बहुत बढ़िया अशरफ जी ने देखिए कई सारी चीज़ें जो बताई अभी, मैं उसी पे बताना चाहूँगा। अगर उस पर अगर आप वापस पलट के देखें 2012 से लेके अब तक, तो इस बार 2022 में जो चुनाव रहे तो इसमें भाई जो शेयर था बीजेपी का वो 49% के आसपास उन्होंने वोट शेयर इनका रहा, 37.5% के आसपास समाजवादी पार्टी का था। बाकी मुस्लिम और कम्युनिटी वहाँ पर है ही है, उसका वोट गया था, बटा था बसपा और कांग्रेस के बीच में। 1.4% मात्र कांग्रेस का था और 9.5% के आसपास बसपा लेके आई। इस बार ये दोनों ही चुनाव में नहीं थे। बड़ा मौका था इस बार समाजवादी पार्टी के पास में उस बड़े वोट शेयर को अपने पास में लेके आने का, इन्होंने काम नहीं किया। 2-3 चीज़ें गोला में देखने वाली हैं। जैसे अरविंद गिरी जी की जो अभी बात कर रहे थे, जितने चुनाव उन्होंने लड़े ये हम सभी जानते हैं, वो सभी पार्टी में रह चुके हैं, कोई पार्टी उनसे छूटी नहीं। अरविंद गिरी जी का अपना एक ऑरा रहा है गोला में। गोला का बच्चा जानता है कि गोला का चुनाव अरविंद जी ने स्वयं लड़ा है, उनके परिवार ने लड़ा है, उनके चाचा और उनके भतीजे ने लड़ा है, उनके परिवार ने लड़ा है। वहाँ पार्टी चुनाव नहीं लड़ती रही है, वो अरविंद जी का खुद का अपना एक ऑरा था, अपने पर्सनल जो रिलेशनशिप वहाँ पे उनके अपने पायट है लोगों के बीच में, उनका उठना बैठना, इस कारण से उनके नाम पर वो वोट गिरता रहा। इस बार मैं देख रहा हूँ, जिस पर मुझे बड़ा शंका भी थी और मैंने पिछली कुछ एक डिबेट्स में मैंने ये शंका जताई भी थी कि इस बार चूंकि अरविंद गिरी जी स्वयं नहीं है और बेटा चुनाव लड़ रहा है, तो चुनाव दरअसल इस बार गिरी जी का परिवार न लड़के भाजपा स्वयं लड़ रही थी। चुनाव पूरा का पूरा अमला आप देखिए, 40 स्टार प्रचारक इन्होंने उतार दिए, जिसमें इनके सूबे का मुख्यमंत्री तक शामिल है। ब्राह्मणों का एक बड़ा वहां पर वोट बैंक है, 1.5 लाख के आसपास ब्राह्मण है वहां पर, 55,000 के आसपास आपके मुस्लिम वोटर्स हैं। ब्राह्मण कम है, ब्राह्मण मेरे ख्याल से 55 से 60 हजार है करीब ब्राह्मण, 85,000 कुर्मी है। अच्छा, तो मैं उस टाइम मेरा आंकड़ा मैंने बोला, तो ये जो आंकड़ा अगर देखें तो ये बड़े डोमिनेटिंग कम्युनिटीज हैं वहां पर आती हैं। इस बार अरविंद गिरी जी की अगर बात करें तो अरविंद गिरी जी की स्वीकारता ब्राह्मणों में है नहीं। देखिए श्रेय जी, कारण ये है कि वो बैकवर्ड कास्ट से आते हैं और उनका सर्टिफिकेट भी वही लगाते रहे। स्वीकार्यता जो ब्राह्मणों की लेनी थी वो विनय तिवारी जी को लेनी थी। जिस पार्टी से वो आते हैं वहां पे जो इनका समीकरण चलता है, मुसलमानों का, मुस्लिम्स का, इनका वोट बैंक इनको मिल सकता था अच्छा खासा। और जो कांग्रेस और बसपा ने पिछली बार निकाला था 9.5% और 1.4%, तो लगभग 11-12% का एक ये वोट बैंक था जिसके ऊपर ये लोग काम कर सकते थे। बड़ी प्रॉब्लम इनके साथ में ये हुई कि जो स्टार प्रचारकों की इन्होंने अपनी लिस्ट दी, 39 लोगों की जो लिस्ट दी, उसमें भी सबसे पहला नाम जो था अखिलेश यादव जी का था। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने एक स्टेटमेंट दिया नेताजी के न रहने के बाद में कि भाई गोला का चुनाव हमारे लिए ना का चुनाव है और ये एक प्रतिष्ठा का चुनाव है और उसकी ये हमारी श्रद्धांजलि होगी इस चुनाव को जीतना। इतना बड़ा आपने एक टास्क तो दे दिया पार्टी को, आपने अपने कैंडिडेट को भी ये टास्क दे दिया, लेकिन उस नाक को बचाने के लिए आप स्वयं नहीं कूदे उस चुनाव में। किसी तरीके का सहयोग मैं देख नहीं पाया इस पूरे चुनाव में श्रेय जी, जो समाजवादी पार्टी की तरफ से और उनके अध्यक्ष की तरफ से इस कैंडिडेट को इनको मिला। मैं तो पिछली हर बार कहता हूं कि इनको तो अपने कैंडिडेट का पीठ थपथपानी चाहिए कि भैया बड़ा तगड़ा चुनाव उन्होंने अपने बल पर लड़ दिया। पूरा ब्राह्मणों का समर्थन ये विनय तिवारी जी टारगेट कर ही रहे थे, क्योंकि अरविंद गिरी जी का बैकवर्ड क्लास से आना विनय तिवारी के लिए एक लाभप्रद चीज थी। इसके अलावा पार्टी का खुद का वोट बैंक जहां पे मुस्लिम भी है। कुर्मियों की बात करें, कुर्मियों में इन्होंने कोई पैड बनाने की कोशिश नहीं की। रवि प्रकाश वर्मा जो इनके स्वयं के सांसद रह चुके हैं, कुर्मी समाज से आते हैं, बड़ा वोट बैंक है। जैसा भी आपने जातिगत वोट बैंक की बात की, उनकी खुद के उस पूर्व सांसद से इनकी नहीं बनती। अगर देखें विनय तिवारी जी की और रवि प्रकाश वर्मा जी की, ये जग जाहिर है, गोला में हर व्यक्ति जानता है। तो ये समीकरणों को ये लोग बैठा नहीं पाए ऋषि जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही। दूसरी बात, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वयं सक्रिय होकर आगे ना आना।
ये लोग एक चीज नहीं समझ पा रहे कि जिससे इनका मुकाबला है उसकी रणनीति है क्या। अरे वो मैं बार बार कहता हूं भैया, वो डायनासोर है, वो निगल जाएगा अगर आप नहीं समझेंगे। मिशन की तरह लड़ते हैं ये। इतना बड़ा वहां पे ब्राह्मण वोट बैंक, इन्होंने अपने उप मुख्यमंत्री को वहां पे बैठा दिया। ब्रजेश पाठक ने वहां पे कैंपिंग की है, जितेंद्र प्रसाद ने वहां पे कैंपिंग की है, बैठ करके वहां पे उन्होंने कई दिन। आपको उतनी जगहें नहीं जानकारी होगी, नाम नहीं पता होंगे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय को बताना चाहूंगा, जहां जहां तक उनके मंत्री विजिट कर चुके हैं। आपने दरअसल उस स्पिरिट से आप लड़ ही नहीं रहे, आपको यही नहीं पहचानने को राजी है। ये बात मैंने जमीर साहब से पूछी थी कि वो जो एग्रेशन, वो जो स्पिरिट, वो जो तेजी देखने को हो क्या रहा है कि या तो यह जैसा भी बात कही थी जमीर जी ने कि साहब समाजवादी हैं हम। देखिए, समाजवाद का तो सत्य अगर ढंग से देखा जाए तो इसका राम नाम सत्य तो जब तक थे नेताजी तब तक था, उसके बाद तो राम नाम सत्य हो गया। क्योंकि जिस तरीके से पिछले रिजीम में भी अखिलेश जी ने संभाली है सत्ता। देखिए, समाजवादी जो राजनीति होती है वो सड़क पर होती है। इन्होंने सड़क की राजनीति गए भूल। अब आप ये समझिए, अगर हम सच में अगर आज भी देखिए श्रेय जी, तो हर व्यक्ति जानता है नेताजी का असली चेला, असली शिष्य अगर कोई है तो वो शिवपाल जी हैं। ये सबको पता है। इतना बड़ा ट्रम्प कार्ड इन लोगों के पास में, उसका प्रयोग नहीं करना चाहते। अमित जी से पूछ लेते जी इस पे। अमित जी, मैं इसी पे आ रहा था कि आज जिस तरह के मैसेज दिए, मैं अमित जी एक सवाल पूछ रहा हूँ जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूँ कि इतने ज़्यादा मैसेज देते हैं शिवपाल यादव। आज भी उन्होंने कहा, आपने उनके स्टेटमेंट को सुना होगा कि हम तैयार हैं मैनपुरी सीट की अगर बात करें उसके लिए, उनको कोई जिम्मेदारी दी जाए, या अगर नहीं देंगे तो फिर वो नगर निगम का चुनाव अलग लड़ेंगे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि परिवार एकजुट है। तो आपको नहीं लगता कि अगर आपका परिवार एकजुट होके, आपका मतलब समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उनका परिवार एकजुट होके योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी, ये सब बड़े चेहरे हैं, उनके साथ लड़े तो फिर तस्वीर दूसरी होगी। वरना ये पब्लिक में एक मैसेज आता है कि ये परिवार ही एकजुट नहीं है। अरे मिशन लेके लड़ते हैं वो, अगर आप देखें। मैं थोड़ा शिवपाल जी से भी थोड़ा एक और भी बड़ी बात, जो पहले हमारे शुक्ला जी ने और अशरफ जी ने भी बहुत अच्छी बातें हमें बताई हैं, उसमें से बहुत सारी बातें ऑलरेडी की जा रही हैं, की जा चुकी हैं। देखिए, ज़्यादा फोकस डिबेट हो गई है माननीय अखिलेश यादव जी पर कि वो उस चुनाव में नहीं गए। माननीय अखिलेश यादव जी के लिए क्या इस बात को मुझे दोहराना पड़ेगा कि जब उन्होंने गाजीपुर से पूर्वांचल की वो संग्राम शुरू किया तो क्या हाल था इस उत्तर प्रदेश। नहीं जमीर जी, आपको दोहराना नहीं है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, कहने का मकसद देखिए, समझिए, आप जिससे आपका मुकाबला है, आप समझिए, क्षेत्र का, इस सूबे का मुख्यमंत्री तक उसको मिशन के तौर पे काम कर रहा है, वहां पे रैली कर रहा है, लोगों से मिल रहा है। आप मुख्यमंत्री और पीडब्ल्यूडी मंत्री वहां पे कैंपिंग कर रहा है। मैं इनकी बात को दोहरा देता हूं। नहीं समझ पाए मैं अमित जी, मैं इनकी बात को बता देता हूं। उनका ये कहना है कि मैं अपनी बात कह दूंगा जी नहीं, मैं प्रकाश जी आपसे इंटरेक्ट कर रहे थे। 10 सेकंड। हाँ, उनका ये कहना है कि वो लोग तो सारे स्टार उतार देते हैं, योगी आदित्यनाथ चले जाते हैं, डिप्टी सीएम चले जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ जी बताइए। इंटरेस्टिंग मैं बता रहा हूँ जी। 2022 के चुनाव में इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जितने स्टार प्रचारक पूरे भारत में थे, जितने मुख्यमंत्री, कैबिनेट, सबको उतार दिया था उत्तर प्रदेश में। और एक अकेला शख्स जिसके पीछे पूरे उत्तर प्रदेश की जनता, गरीब, मजलूम, युवा, महिलाएं, जब पूर्वांचल से हमारी समाजवादी यात्रा शुरू हुई, बीजेपी आरएसएस के होश फाख्ता उठ गए थे। अमित शाह जी की रैलियां कानपुर में फेल हुई। प्रधानमंत्री जी की रैलियां, अगर शासन प्रशासन की मदद ना होती, इनकी रैली में कोई बैठने वाला नहीं था। यह है माननीय अखिलेश यादव जी की इस देश में ताकत। ठीक है, ये एक चुनाव है, नेतृत्व में कुछ फैसला किया होगा और उन्होंने कुछ हमारे बड़े नेताओं को जिम्मेदारी दी कि आप इस बाय इलेक्शन को इस चुनाव को, आप गोला के चुनाव को आप संभालिए। मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं, विनय तिवारी जी भारी मतों से इस चुनाव को जीत रहे हैं, क्योंकि जो कुर्मी बेल्ट है जो अजय मिश्रा टेनी जी ने किसानों के साथ किया था, भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ कत्लेआम में जो शामिल थी,
उसका जवाब गोला से मिलने वाला है बीजेपी को। मैं सिर्फ इतना बेल्ट की जहां तक ये बात जी, कर रहे हैं, मैं प्रशांत जी के पास जाऊंगा। वो एक वोट जी, बैंक मैं आपके है पास भी जो आऊंगा। इनके against जी प्रशांत जी, अभी भाजपा जिस के तरह against से अमित साहब ने कहा कि भाई अखिलेश यादव अकेले और आप लोग पूरे स्टार प्रचारकों की एक फेरिस्त लेके और उतार देते हैं पूरा एक ही स्टेट में, तो क्या करें वो? देखिए ऐसा है श्री जी, हम हर चुनाव को गंभीरता से लेते हैं। नहीं, मैंने ये नहीं कहा क्या करे वो, मैंने कहा बीजेपी ने सीटें हारी, इनकी सीटें कम हुई, 70 सीटें इनकी कम हुई उत्तर प्रदेश में, 22 में। आपका कहना है क्या करे वो, मतलब आपका ये कहना है कि हमारे पास तो अखिलेश यादव एक चेहरा है और इनके पास पूरी स्टार प्रचारकों की भीड़ है, वो पूरा एक स्टेट में जाते हैं और उतार देते हैं और फिर वो अपना कैंपेन करते हैं और उनके साथ। हाँ, मतलब वहाँ मैं बताता काम हूँ तो करना नहीं है। जी क्या बात कर रहे थे? जी प्रशांत जी, हमें बोलने देंगे भैया, प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं किसी और से? जी प्रशांत जी बताइए। अपने प्रदेश के अध्यक्ष को दोबारा बीच में लोग बोले जा रहे हैं। अच्छा मैसेज जी प्रकाश जी, प्रशांत जी कुछ बोल रहे हैं। जी जी देखिए ऐसा है, हमारे लिए हर चुनाव महत्वपूर्ण है। ये भारतीय जनता पार्टी का तरीका है चुनाव लड़ने का। कहीं पर भी हो, कोई भी चुनाव हो, उपचुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, हम लोग पूरी गंभीरता से और पूरे युद्ध स्तर पर तैयारी कर चुनाव में उतरते हैं। ये हमारी रणनीति है, हम लोग इसी प्रकार से चुनाव लड़ते हैं। अभी ये भाई साहब बता रहे थे जमई साहब की वो तमाम युवा साथ में था, तमाम सारे गरीब किसान सब उनके साथ में थे, तो चुनाव इतनी बुरी तरह क्यों हार गए अखिलेश जी, ये समझ में नहीं आया। नंबर 2, माननीय अखिलेश यादव जी चुनाव में नहीं गए, यहाँ गोला में क्यों नहीं गए? उसका उन्होंने सर्वे करवाया था, सर्वे में ये रिपोर्ट आई कि बुरी तरह चुनाव हार रहे हैं विनय तिवारी जी, तो इसलिए चुनाव में जाना ठीक नहीं है, आपकी इमेज पर धब्बा लगेगा, आप मत जाइए, इसलिए नहीं गए अखिलेश जी। मैं बता रहा हूं आपको, ये इनकी बातों से भी जाहिर हो रहा है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे बहुमत से जीत कर आ रही। जी मैं अशरफ साहब का अशरफ साहब ये बताइए कि बार बार यही कहा जाता है, चाहे कांग्रेस हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, सब ये कहते हैं कि ये तो 24 घंटे चुनाव के मोड में ही रहती है ये पार्टी बीजेपी, तो इनके लिए तो बस चुनाव ही महत्वपूर्ण है। नहीं, मैं इस बात से मुत्तफिक हूँ। देखिए ये चुनाव के मोड में रहती है और 24 घंटे इनका एजेंडा भी एक ही रहता है, इसीलिए सारी चीज़ें बेमानी हो जाती है। जिन बातों को गिना रहे थे अभी, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीज़ें, डीजल, पेट्रोल, डॉलर, लेकिन ये सारे मुद्दे हैं ना, मुद्दे तो ख़त्म नहीं हो गए, लेकिन उनको तरीका मालूम है, उनको तरीका मालूम है, उससे आपको निपटना पड़ेगा। वो कहीं हिजाब आ जाएगा, कहीं जो है मदनी साहब का बयान आ जाएगा, कहीं कोई और तरह की बात आ जाएगी, तो बीजेपी अपने उस चीज़ को 24 आवर जो है वो चलाती रहती है। तो बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं है। वोट देने के टाइम फिर आदमी सोचता है चलो ठीक है यार, कुछ भी हो, है तो अपनी हुकूमत। जब दिमाग में ये बात डाल दी कि 800 सालों के बाद जो है आपको अपनी हुकूमत आई है, तो उससे कैसे निपटेंगे? हमारे चाहने से, किसी के चाहने से नहीं होगा। मैंने कहा ना 90% से ज्यादा मुसलमानों ने वोट दिया। मैं बीइंग मुस्लिम भी बात कर रहा हूं, चूंकि एज ए आपने बुलाया एज ए एक्सपर्ट है, लेकिन चूंकि एक कम्युनिटी की भी एक बात आती है, मेरी बात जानी चाहिए। मेरा कहना का ये है कि आप कुछ भी कर डाले एक्सपेरिमेंट, बहुत ज्ञानी लोग हैं, आप उस एक्सपेरिमेंट को कैसे लेके आएंगे ये आपको सोचना है। और सारी पार्टियां ऐसी हैं जो बेस करती हैं, जाहिर सी बात है मेजोरिटी वोट पर ही बेस करती हैं, तो आपके पास क्या फार्मूला है उनकी काट करने का? ये जो सारी बातें आप लेके आते हैं, जब मजहबी मुद्दा वो लेके आते हैं तो आपसे ज्यादा भारी पड़ते हैं वो। आप उस पर सही एनालिसिस कीजिए। खामोशी भी इलाज नहीं है कि जो आपके इलाज है उनको भी अपने से दूर कर दीजिए। क्या आप समझते हैं मुसलमानों के इश्यूज पर आप चुप बैठे रहेंगे तो मुसलमान जिंदगी भर आगे पीछे भागता रहेगा? जिस दिन चॉइस पाएगा भाग जाएगा, जब खौफ खत्म हो जाएगा तो कहीं भी चला जाएगा, फिर वो भाजपा में भी दे देगा, जिसको समझ में आएगा उसको दे देगा। तो अगर आप वो राजनीति कर रहे हैं तो आपको उसको पकड़ के बैठना है और दूसरों को जोड़ना है, उनकी लीडरशिप डेवलप करनी है। आपको खौफ खत्म करना पड़ेगा अखिलेश जी को, ये डर खत्म करनी पड़ेगी कि अगर हमने फला को आगे बढ़ाया तो कहीं कल कोई नेता न बन जाए प्रदेश का। आज क्या वजह है जो फैमिली में डिफरेंसेस पैदा है? सिर्फ इसी बुनियाद पे। क्यों नहीं आपके पास एक आदमी उसको लेके आप आते जिसको जमीन के बारे में पता है और जिनको मालूम है कि राजनीति कैसे की जाती जमीन की? बाहर के हैं नहीं, चचा हैं आपके, गले शिकवे दूर कर लीजिए, आप गले शिकवे दूर करिए, लेके उनको आइए, उनका तरीका ढूंढ लीजिए। स्टेट पॉलिटिक्स में दिक्कत आ रही है, उनको सेंटर भेजिए, बेटा उनके लेके आएंगे, छोटा भाई आपके साथ रहेगा वो। तो अगर आप इन सब कमियों को नहीं दूर करते, उनका क्या ताल्लुक है? उनका हर जगह ताल्लुक है, उनका ताल्लुक कोई पर्टिकुलर एक बिरादरी में नहीं है। आप उनको यादों तक नहीं बांध सकते। वो ऐसे पुराने नेता मुलायम सिंह के दौर के रहे, जिनके पास उस जमाने में भगवती सिंह थे, मोहन सिंह थे, रेवती रमन सिंह थे, माता प्रसाद पांडे थे, जलेश्वर मिश्रा थे। उन्होंने सबका एगो बनाया था, यहां तक कि उन्होंने देखा कि जब जो है उसका वोट निषाद बिरादरी का तो फूलन देवी को लाके ज्वाइन करा दिया उन्होंने, बड़ा क्रिटिसाइज किया लोगों ने। तो कहने का मतलब यह है कि आपको लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी और ये जो मजहब का मीठा है इसको तोड़ना पड़ेगा। चलिए, और ये नहीं तोड़ पाएंगे तो बीजेपी से नहीं पेश पाएंगे आप। मैं ब्रिजेश जी का रुख करूंगा कि इस चुनाव में भी जिस तरह से हम लोगों ने कास्ट इक्वेशन को बताया
और उस कास्ट इक्वेशन में ये बताया कि इतने ब्राह्मण हैं, इतने ठाकुर हैं, इतने कुर्मी हैं, इतने मुस्लिम हैं, इतने यादव हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो जो उनका बेस एक रहता है वो रहता है मुस्लिम और यादव। तो ये वाला टैग आपको नहीं लगता ये टैग हटाना पड़ेगा? हाँ, देखिए ये टैग हटाना पड़ेगा। मैंने पिछले विधानसभा चुनाव में मेरी आपसे लगातार बातचीत में कई मैं लगातार कार्यक्रमों में रहा हूँ जी। तो ये सोच करके कि दो जातियों के बल पर आप सत्ता पा जाएंगे, मेरे ख्याल से नहीं हो सकता है। आपको सभी को जोड़ना होगा, सभी पिछड़ों को जोड़ना होगा। मुलायम सिंह में विशेषता यही थी कि उन्होंने एक गुलदस्ता तैयार किया था समाजवादी पार्टी में जिसमें सभी जाति वर्ग के लोग थे और उनको बाकायदे उनसे सतत संपर्क रखते थे वो, और वो लोग नाराज होते थे तो उनको मनाते थे। मैंने वो दौर देखा है कि जब लोग कहते थे साहब दिसंबर निशान नाराज हैं तो तुरंत फोन मिला करके थे, आओ तुम बैठवा के क्या बात हो गई है। हाँ, वो तो घर तक चले जाते थे। बाकायदे बेनी प्रसाद वर्मा जी अगर नाराज हुए तो घर तक चले जाते थे। घर तक चले जाते थे जी। और आप चुनाव में ये नहीं कह सकते कि साहब हम चुनाव में हार जीत ही मायने रखती है। आप गए या नहीं गए इसका कोई मतलब नहीं होता है। ये आप देखिए युद्ध को युद्ध की तरह या तो न लड़िए आप, फिर आप न लड़िए ना, आपको युद्ध को युद्ध की तरह लड़ना पड़ेगा और उसी हथियार से लड़ना पड़ेगा जिससे विपक्षी लड़ रहा है। बीजेपी के साथ ये है कि वो जो है हर चुनाव को, अब आप एक गौर कीजिए, गुजरात चुनाव हो रहे हैं, हिमाचल चुनाव हो रहे हैं, लेकिन आगे राजस्थान के चुनाव होने, कर्नाटक प्रधानमंत्री वहां भी जाने लगी, अभी से शुरू कर दिया। अब वो जो आगे चुनाव हैं लेकिन अभी से उन्होंने उसको लक्ष्य बनाया है। छत्तीसगढ़ भी गए थे। तो चुनाव को आपको इसी ढंग से लड़ना होगा। और जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं ठीक कह रहे हैं कि जबरदस्त ढंग से उनका प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है, लेकिन साहब उनकी सभाओं में भीड़ नहीं आ रही थी। भीड़ नहीं आ रही थी, इतनी सीटें पा गए वो। भीड़ आती तो क्या होता? तो इस बात को समझना होगा। बहुत आत्ममुग्धता से नहीं लड़ाई लड़ी जाती है। लड़ाई तो ये मान के लड़ी जाती है कि जमीन कठोर है, इससे लड़ना है मुझे बस। जी प्रकाश जी, ये बताइए कि जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह का सिनेरियो इस उपचुनाव के जरिए हम लोगों ने बातचीत में निकाला और ये देखने की कोशिश करी कि आगे की तस्वीर किस तरह की बनने की तैयारी है, आपको लगता है कि 2024 में ये बायपोलर लड़ाई होगी या फिर और भी पार्टियां खड़ी होंगी उसमें? जी शेख जी, अगर हम इसको अगर कनेक्ट करें इस गोला के उपचुनाव से, गोला के उपचुनाव से पहले कुछ एक संशय भले ही थे जो बाद में वो निर्मूल साबित हुए, तो फिलहाल तो ये दिख रहा है कि इस चुनाव में, और इसका 2024 से क्या कनेक्शन है बात करूंगा उस पर, तो इस चुनाव में तो अब 2-3 कदम नहीं, कम से कम 10 कदम भाजपा आगे दिख रही है समाजवादी पार्टी से। जिस तरीके से जो रुझान देखने को मिले इधर हम लोगों को, मुद्दे बहुत थे, तमाम मुद्दे थे, और वो मुद्दे जैसा भी अशोक जी भी कह रहे थे, मुद्दे खत्म नहीं हो गए, मुद्दे वहीं पर हैं, वहीं जमीन पर ही हैं, लेकिन आप उनको एनकैश नहीं कर पाए। कितनी बड़ी घटना थी। देखिए अभी अजय मिश्रा टेनी जी की अगर बात कर रहे थे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी, तो मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे लगता है कि अजय मिश्रा टेनी जी का ये स्वयं का निर्णय ना आना नहीं है, जबकि इसको खुद पार्टी ने खुद ही इस चीज़ पर लगाम लगाई होगी कि आपका वहाँ पर रहना ठीक नहीं है इन चुनावों के लिए। क्योंकि भाजपा में मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति वो किसी भी पद पर हो, वो किसी के पास इतनी ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है कि पार्टी के कहने के बावजूद वो वहाँ तक ना पहुँचे और अपना कार्य रोक दे और प्रचार ना करे। तो उनको रोका गया है, पर्पजली रोका गया, और किस लेवल का उनको सपोर्ट किया, सहयोग और हर तरीके से उनको सपोर्ट किया गया था पार्टी के द्वारा, इतने बड़े घटना होने के बावजूद, उनके बेटे वाली जो घटना हुई थी, और उनको नहीं लाना। लेकिन अभी जो कंडीशंस बन रही हैं वो बीजेपी के जीतने की बन रही हैं, और उसके पीछे कारण ये है कि अगर हार में बदल जाती है, ये जो जीत होती दिख रही है समाजवादी पार्टी के लिए जीतना, तो सिर्फ एक मोरल को बूस्ट करने वाली बात होती, इनका मोटिवेशन हाई हो जाता थोड़ा सा। लेकिन यदि हार जाती भाजपा में, मेरे को अगर हार का सामना करना पड़ता इस गोला चुनाव में, तो इसका आप अर्थ समझ रहे हैं कितना लंबा जाता, ये बहुत बड़ा इसका नुकसान भाजपा को उठाना पड़ता। ऐसे ही नहीं कि पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, श्रेय जी, पूरा मंत्रिमंडल गोला में डटा रहा है इस बार।
पूरा मंत्रिमंडल इनका, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, पीडब्ल्यूडी मंत्री, मतलब हर एक का एक ना एक दौरा लगा हुआ है। अब ये गोला का चुनाव सुनिश्चित करने के बाद में अब इनके पास 2024 की राह मुझे आसान होती दिख रही है, बशर्ते ये ऐसे ही लगे रहे और समाजवादी पार्टी ऐसे ही सुषुप्तावस्था में पड़ी रहे। जी, मैं अभिषेक का रुख करूंगा। अभिषेक पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हैं। अभिषेक, आज पूरे दिन जिस तरह से चुनाव हुआ, हमारे संवाददाता भी वहां थे, उन्होंने पूरा कवर किया उस चुनाव को, क्या आपको लगता है कि ये हवा किस ओर जाती दिख रही है? देखिए, हवा तो है वो 2024 से पहले पता चलेगा किस तरफ जा रही है, लेकिन एक उदाहरण के साथ कहूंगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जो घटनाएं हुई, लखीमपुर एक जिला उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। किसान आंदोलन का गढ़ बना था, लेकिन जब चुनाव हुआ तो लखीमपुर में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। यानी विपक्ष के पास जो मुद्दे थे, जनता ने उसको नकार दिया। उसने कहा कि नहीं, हमें ये नहीं पसंद है। बीजेपी जो उनको बता रही, जो दिखा रही थी उस समय, वो उनको पसंद आया। तो ऐसे में जब पब्लिक खुद वोट कर रही है बीजेपी के मुद्दों को, तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए सबको। और आने वाले वक्त में 2024 में मुद्दे क्या रहेंगे, अभी थोड़ा समय है, लेकिन बीजेपी का जो थिंक टैंक है, बीजेपी की जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी है, 24 घंटे काम करने की जो आदत है, हैदराबाद में मुझे याद है कि वहां के छोटे से चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह गए हुए थे। यानी पूरा प्रचार तंत्र बना हुआ है, सबको सबका दायित्व तो पता है, काम पता है। इस बार समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बड़ा नेता गया ही नहीं बाई इलेक्शन में। छोटा चुनाव था, लेकिन उसमें सक्रियता दिखानी चाहिए थी। तो बीजेपी का एक जो तंत्र है, इलेक्शन स्ट्रैटेजीज है, जो काम करने का तरीका है, वो उसको सबसे अलग करती है। बतौर ऑर्गेनाइजेशन बीजेपी मैचलेस है इस समय। 2024 तक अगर चुनौती देनी है बीजेपी को, तो इनकी तरह ही काम करना पड़ेगा दूसरी पार्टियों को भी। जी, मैं आप सबसे एक बहुत छोटा छोटा रिएक्शन मांगूंगा, टाइम कम है। अमित जी के पास जाता हूं। अमित जी, बताइए कि बड़े नेता का प्रेजेंस किसी भी चुनाव में कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। मैं श्री जी दोबारा कह रहा हूं कि 2022 के चुनाव में जितनी सीटें सपा को मिली हैं, 89 सीटें सपा ने 200, 100, 400, 500, 1000 सीटें से जीती हैं। तो हारी हैं हमने 90 सीटें। अब आप सोचिए कि 90 सीटें जहां हम 200, 400 से हार रहे हैं, क्या 22 में कोई प्रचंड जीत आप कहेंगे जहां पे बीजेपी की सीटें कम हुई? तो माननीय अखिलेश यादव जी ने जो उत्तर प्रदेश में ताकत दिखाई है, हम आपको इत्मीनान दिलाना चाहते हैं, हमारे जो पॉलिटिकल एनालिसिस दोस्त हैं, जो हमारे वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं, कि 2024 का जो नेतृत्व है, चाहे वो लड़ना हो, चाहे वो प्रदेश में जेल भरना हो, चाहे इस प्रदेश में आंदोलन का सवाल हो, माननीय अखिलेश यादव जी उसका नेतृत्व करने जा रहे हैं। और चाहे सवाल, देखिए, राज्यों के केंद्र के सवाल अलग होते हैं। मेरा सवाल बहुत छोटा सा है, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है अमित जी, मेरा सवाल बहुत छोटा सा है। मैं एक यही सवाल सबसे करूंगा जी। मेरा सवाल सबसे बहुत छोटा सा है कि एक कोई बड़ा फेस, बड़ा लीडर जब किसी चुनाव में उतरता है, प्रचार में जाता है, तो कितना फर्क पड़ता है? बस छोटा सा जवाब चाहिए मुझे। नहीं, बेशक फर्क पड़ता है, और बेशक फर्क पड़ता है, और लेकिन उसके बावजूद मैं आपको गोला के बारे में विशेषकर कहने वाला हूं। गोला में जिस तरह से बीजेपी आरएसएस ने अपना टेंट गाड़ा है, ये इनका डर, इनका खौफ समाजवादियों के सामने दिखा रहा है। जी, मैं प्रशांत जी का रुकूंगा। प्रशांत जी, यही सवाल है मेरा आपसे कि कितना इंपॉर्टेंट है बड़े नेताओं का किसी चुनाव में हिस्सा लेना? देखिए, ये तो अपनी अपनी पार्टी की रणनीति होती है। हम लोग तो हर चुनाव को बड़ा चुनाव मानते हैं, इसलिए हर चुनाव में हम लोग हिस्सा लेते हैं, घुसते हैं। मैं अशरफ जी की बात पर अपनी सहमति देता हूं। अशरफ जी ने बिल्कुल सही कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी जो है वो सड़क के नेता नहीं है, हवाई नेता हैं, घर पर बैठकर राजनीति करते हैं। उन्हें सीखने की जरूरत है। अशरफ जी ने सही कहा, इनकॉम्पिटेंट नेता बता दिया उनको। अगर मैं सही हूं, मैंने आपके बारे में कुछ सही कहा है जी। आप 24 घंटे जो है चुनाव के मोड में रहते हैं जी। अशरफ जी, ये बताइए कि एक बड़े नेता की प्रेजेंस उपचुनाव हुआ, क्या जनता के मूड को बदलने में कामयाब होती है? बहुत हद तक देखिए फर्क पड़ता है। आपका सबसे बड़ी बात है, वर्कर ही बड़ा मोटिवेट होता है जो वोट्स को निकाल के लेके आता है जी। अच्छा खासा फर्क तो इस बात का पड़ता है बड़े नेता के जाने से। बाकी सभी लोग काम करते हैं, लेकिन बावजूद उसके मेरा कहना है आपने बड़े एक्सपेरिमेंट बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए किए हैं। सबसे ज्यादा वहां बैकवर्ड वोट है। अगर ये चुनाव जो है समाजवादी पार्टी जीतती है तो बाकी उसके सारे कॉम्बिनेशन ठीक है। चूंकि तिवारी साहब जो है लड़ चुके हैं, पहले भी अच्छे वोट हमेशा उनको मिले, इस बार भी 1 लाख वोट पाने के बाद वो हारे हैं।
तो अगर बैकवर्ड कम्युनिटी ने सपोर्ट दिया तो बिल्कुल नेक टू नेक फाइट होगी, हो सकता है रिजल्ट अप्रत्याशित हो, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर ठीक है, उधर हमदर्दी है बेटे के साथ, हो सकता है कि चुनाव फिर बीजेपी जीत जाए। ब्रिजेश जी, यही सवाल मेरा है आपसे भी कि बड़ा नेता जब रणभूमि में उतरता है तो जो उनका जो सेनापति होता है या जिसको कमान दी होती है कि तुम्हें चुनाव लड़ना है, उसको कितना फर्क पड़ता है और जनता का मूड कितना चेंज होता है? देखिए, जब सेनापति मैदान में उतरता है तो उसका बहुत असर होता है और बाकायदे कार्यकर्ता उत्साहित होते हैं और जो स्थानीय नेता हैं वो उत्साहित होते हैं, वो एक मैसेज लेते हैं और मैसेज पहुंचाते हैं। तो ये दौरे क्यों लगाए जाते हैं, ये वो नहीं है। आप देखिए, मैंने वो दौर देखा है जब कल्याण सिंह जी थे, मुलायम सिंह जी थे, ये एक एक दिन में आपने भी देखा 17 20 सभाएं करते थे और हर विधानसभा को टच करें। तो ये बेवजह तो नहीं था, ये या तो ये कह दिया जाए बेवजह था, वो टच कर रहे थे और चाहे 5 मिनट भाषण दें लेकिन वो विधानसभा में जाते थे और उससे माहौल बदलता था। जी बिल्कुल प्रकाश जी, इसीलिए बड़े नेता का पहुंचना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जी प्रकाश जी, आपका क्या रिएक्शन? जी श्रेय जी, देखिए, अगर बड़ा चेहरा आता है किसी भी पार्टी का तो इसका एक सबसे बड़ा असर तो मैं देखता हूं कि ये विपक्षी पार्टी पर एक मनोबल तोड़ने का काम करता है, उनके मनोबल को कमज़ोर करने का काम करता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ अपनी टीम को भी मजबूत करने का काम करता है, उनका मोटिवेशन लेवल बढ़ाता है। आप खुद सोचिए, इसको ऐसे एक एग्जाम्पल लेके छोटा सा देख लीजिए। आज जिस गोला की हम लोग बात कर रहे हैं, जिस चुनाव की, जिस चुनाव में ब्रिजेश पाठक के कद का व्यक्ति यदि कोई एक रैली कर रहा हो और वहाँ पे विनय तिवारी जी की तरफ से उनकी टीम का कोई व्यक्ति एक रैली कर रहा हो, चूँकि उनके बड़े नेता वहाँ पे हाजिरी नहीं है, तो सोचिए कि क्या असर पड़ेगा मनोबल पे उनके कार्यकर्ताओं के, और जो ऐसे वोटर जो इस तरफ सोच भी रहे थे आने की, वो छिटकने में कितनी देर लगेगी। तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। बड़ा नेता जाता है तो पार्टी भी मजबूत होती है, दूसरा विपक्षी भी, उसका भी मनोबल डाउन होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अपने नेताओं को सामने लाएं, और जब आपके पास चेहरे नहीं हो तो बात समझ में आती है, जब आपके पास चेहरे हैं और उनको जेब में रखें तो कोई मतलब नहीं है। एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य आगे बहुत उज्जवल है, बशर्ते ये काम 2022-24 का आज से शुरू करें। घर में बैठ के कार्य होगा नहीं। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। प्रकाश जी आपका शुक्रिया, ब्रिजेश शुक्ला जी आपका शुक्रिया, प्रशांत जी आपका शुक्रिया, अशरफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जमई साहब आपका शुक्रिया, अभिषेक आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि इस उपचुनाव के जरिए मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि कौन सी पार्टी 2024 में मजबूती से लड़ेगी और नगर निगम के चुनाव में भी किसकी साख ज़्यादा मजबूत होगी। लेकिन इन सब के बीच में ये भी बात बिल्कुल साफ है कि अगर आपको लड़ाई लड़नी है तो सिर्फ मुद्दे नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी को भी बना के आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आपके सामने जो खड़ा है उसके पास एक बहुत लंबी चौड़ी स्ट्रैटेजी है, स्टार प्रचारकों की फौज है, उसको भी निपटने के लिए आपके पास तौर तरीके होने चाहिए। वरना इस लड़ाई को लड़ने के लिए फिर उनके पास क्या बचेगा? जो उनका एक परंपरागत वोट बैंक है वो बचेगा, उससे सत्ता तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में ये विपक्ष और मजबूत होगा, और जैसे मैंने बात की कि कांग्रेस और बसपा भी लड़ाई में उतरेंगी, क्योंकि जब ये लड़ाई में उतरेंगी तो तस्वीर कुछ और होगी, और उस तस्वीर में फिर जो जंग देखने को मिलेगी वो रोचक मिलेगी और जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाया जा सकेगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।